हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा इसमें हम लोग बात करेंगे बल एवं गति के नियम की। तो आपको सभी को पता है बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे। एवं गति के नियम, तो गति के नियम किसने दिए थे? तो सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में गति के नियम दिए थे। ठीक है, उन सभी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे और पूरे वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और ये आपकी निश्चित ही परीक्षा में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि जो भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं इस टॉपिक से वो सारे इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। आगे जब हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तब भी आप वो चीज़ को देख सकते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो पहले ही मैं रिक्वेस्ट कर देता हूं कि वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप एकमात्र आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है, शेयर करके आप हमारी मनोबल को बढ़ा सकते हैं और हमारी सहायता कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें। उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बल एवं गति के नियम की। तो इसमें सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा मैं बल की आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में बल के बारे में बात कर चुका हूँ। बल के बारे में चूँकि मैं बात कर चुका हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे बात नहीं की है। ठीक है, डायरेक्ट गति के नियम से शुरुआत की है। तो बल की बात अगर करें तो फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है? तो बल जो होता है वो अपकर्षण या अभिकर्षण होता है। मतलब फोर्स इज अ पुश और पुल। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपको बल लगाना है तो क्या करेंगे, या तो आप उसको धकेलेंगे या फिर उसको आप क्या करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, तो फोर्स इज जनरली पुश और पुल। या फिर कई तरह की बल की परिभाषाएं दी जा सकती है। फोर्स की परिभाषा कितनी ही तरीके से दी जा सकती है। 2-3 परिभाषा तो मैं आपको बता देता हूँ अभी बोल के। जैसे कि मैंने एक बोला फोर्स इज अ पुश और पुल। बल क्या है? एक तरह से किसी चीज़ को धकेलना या खींचना है। या फिर कोई भी दो वस्तुओं के बीच में अन्योन क्रिया जब होती है तो उसकी वजह से उस पर बल लगता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। अब ये मान लो ए बी पे बल लगा रहा है तो बी भी क्या करेगा, ए पे बल लगाएगा। तो आपसे एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो ये पूछा जाता है कि आपको क्वांटिटी दे देगा 4-5 और उसमें से पूछेगा कि इसमें से आप बताइए कौन सी क्वांटिटी एकल नहीं होती। तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा? बल। फोर्स कभी भी एकल नहीं होता। एकल मतलब कि वो अन्योन क्रिया के थ्रू लगता है। अन्योन क्रिया मतलब कि म्यूचुअल एक्शन। ये म्यूचुअल एक्शन के थ्रू लगता है। मतलब कि अगर आप किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे हो, लेट सपोज यहाँ पे एक दीवार है, इस पर आप बल लगा रहे हो, तो दीवार भी क्या करेगी, उसके विपरीत दिशा में आप पे कुछ ना कुछ बल लगाएगी जितना आप लगा रहे हो। ठीक है, तो बल जब भी लगता है तो वो अन्योन क्रिया के थ्रू होता है। एक तो ये हो गया। एक और बल की परिभाषा ये दी जा सकती है कि यदि किसी बल क्या होता है, एक बाह्य एजेंट होता है। फोर्स इज अ एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द शेप, डायरेक्शन और स्टेट ऑफ एनी बॉडी। मतलब बल क्या होता है? एक बाह्य कारक होता है जिसको यदि किसी वस्तु पर लगाया जाए तो वो उसकी दिशा में, उसके मोशन में, यानी कि उसकी आप बोले स्थिति में या गति में, या फिर मैं बोलूँ कि उसके आकार में परिवर्तित कर सकता है। तो मोशन चेंज कर सकता है, उसका आकार को चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो इस तरह से उसकी स्टेट में चेंज कर सकता है। आई होप आपको फोर्स समझ में आ गया होगा। अब अगर फोर्स की बात करें तो न्यूटन के द्वितीय नियम से F = ma होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब मैं छोटी सी बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि जो बल होता है इसकी इकाई जो होती है, यूनिट जो होती है, वो होती है न्यूटन। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। इकाई होती है न्यूटन। ठीक है, अगर मैं इस सूत्र से देखूँ तो F = मेरे पास में बनेगा ma, और m का मतलब होता है मास यानी कि द्रव्यमान, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो अगर मैं द्रव्यमान की यूनिट देखूँ तो kg होती है, और त्वरण की यूनिट देखूँ तो ये होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यदि मैं आप बल की यूनिट निकालना चाहें, बल की इकाई निकालना चाहें, तो वो आएगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है वही 1 न्यूटन होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के बराबर होता है। आई होप ये समझ में आ गई होगी बातें। अब हम बात करेंगे बल और गति के नियम की। तो एक्चुअल में क्या हुआ है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। उन्होंने सबसे पहले अपनी जो बुक थी जिसका नाम था फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका,
ठीक है। तो इस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, इस पर्टिकुलर बुक में न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में बल और गति के नियम दिए। ठीक है, तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है सबसे पहले कौन सी पुस्तक में दिया गया? फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ठीक है, कब? तो सन 1687 में। अब यहाँ पे मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, जो न्यूटन के गति के नियम थे वो चीर सम्मत यांत्रिकी के आज भी आधार माने जाते हैं। ठीक है, और इन्हें सदियों से अनेक प्रकार से व्यक्त किया जा रहा है और किया गया है। ठीक है, अब ये न्यूटन के गति के नियम क्या बताते हैं? तो ये चीज़ बताते हैं कि अगर आपने किसी वस्तु पे बल लगाया तो वस्तु में क्या होगी? गति उत्पन्न होगी। ठीक है, और ये वस्तु पर लगाए गए बल तथा जो उत्पन्न गति है उसके मध्य संबंध बताते हैं न्यूटन के नियम। अब हम बात करते हैं न्यूटन के कितने नियम हैं? तो 3 नियम उन्होंने दिए। ठीक है, एक एक करके तीनों नियम पढ़ेंगे। आप यहाँ पर पुस्तक देख सकते हैं प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, जो कि न्यूटन ने जिसमें गति के नियम दिए थे। ठीक है, ये पुस्तक है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम की। अब न्यूटन ने जो गति के 3 नियम दिए थे उसमें से प्रथम नियम को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज़ मैं बिल्कुल आपको इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, कहीं से भी किसी भी लाइन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार, न्यूटन की गति का जब उन्होंने प्रथम नियम दिया तो उसमें उन्होंने ये बताया कि यदि कोई वस्तु गतिमान है, मतलब कि मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर है यानी कि स्टेशनरी है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल को आरोपित न किया जाए। बिल्कुल सीधा साधा सा रूल, न्यूटन की गति का प्रथम नियम उतना ही सिंपल कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसी प्रकार से इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करे। तो अल्टीमेटली ये भी यही कहना चाह रहा है कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो वो जब तक ही गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। अगर स्थिर में है तो वो तब तक ही विराम अवस्था में पड़ी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए, उसको कोई आप वो विवश ना करे उसकी गति को चेंज करने के लिए। ठीक है, आप बोलते हो अब ये कैसे संभव है? तो मैं बोलता हूँ ये बिल्कुल संभव है। जैसे मान लो कि आपने एक बार साइकिल आप चला रहे हैं और साइकिल को चला करके आपने एक बार पैडल मारकर छोड़ दिया तो साइकिल ज़िंदगी भर ही चलती रहेगी न्यूटन के नियम के अनुसार। क्यों? क्योंकि वो तो बोल रहा है कि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, विराम अवस्था में तो विराम में रहेगी, ज़िंदगी भर चलती रहेगी। लेकिन कुछ समय बाद साइकिल जाकर रुक जाती है। उसके पीछे कारण यह है कि साइकिल पर एक और बल काम करता है जिसको हम बोलते हैं घर्षण बल। ऐसे ही जितनी भी गति होती है वहाँ पे कुछ विरोधी बल काम करते हैं जिस वजह से वो गति रुक जाती है थोड़े टाइम के बाद। तो वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम घर्षण पढ़ेंगे, अभी आपको ये ध्यान रखना है। चूँकि ये जो नियम है न्यूटन का प्रथम नियम, ये क्या बताता है? ये किसी भी गतिमान वस्तु की अस्थिर वस्तु की एक फिक्स टेंडेंसी को बताता है, मतलब उसकी गति में ही रहने की प्रवृत्ति को या फिर स्थिर ही रहने की प्रवृत्ति को बताता है। इसीलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का एक्चुअल में इंग्लिश में मतलब ही इनर्शिया होता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? स्थिर। आप बोलते हो ना ये तो बहुत जड़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि मतलब कितना ही बता लो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए जड़त्व बोला जाता है कि कुछ भी करे चीज़, किसी भी अगर वो गति कर रही है तो गति में ही रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। और अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहिए, रुकी हुई रहना चाहिए, कभी गति में नहीं आना चाहिए। इसी पर्टिकुलर प्रवृत्ति को, इसी वस्तु की पूरी प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। नाम बड़ा खतरनाक है लेकिन चीज़ बिल्कुल सेम है कि एक्चुअल में इनर्शिया क्या होता है। अगर सीधे सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई वस्तु कि स्टेट में चेंज आप कर रहे हैं, स्टेट में चेंज मतलब कोई वस्तु चलती फिरती है और उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई वस्तु रुकी हुई है और उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमेशा वस्तु क्या करेगी? वो उसी स्थिति में रहना चाहेगी, वो अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं करना चाहेगी, मतलब वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहेगी। ठीक है, और वस्तु के इसी गुण को, या फिर मैं बोलूँ कि गति के इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप परिभाषा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रवृत्ति मतलब वो विराम में तो विराम में रहना चाहेगी, गति में है तो गति में। अब वो चेंज का अपोज करेगी, जब भी आप उसके मोशन में चेंज करोगे अपोज करेगी।
इसी कारण गति का जो पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्लियर है? अब जरा कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जिसको आपको ध्यान रखना है, वहाँ से सीधे प्रश्न बन सकते हैं। पॉइंट क्या है कि जड़त्व प्रत्येक वस्तु का एक गुण या प्रवृत्ति है। तो मैंने जैसे आपको बताया कोई भी वस्तु की प्रवृत्ति होती है एक तरह से, है ना। जड़त्व के को जो है वस्तु के द्रव्यमान से मापा जा सकता है। इसको एक झटके में समझा देता हूँ मैं। जैसे सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है ये बड़ा सा, इसका मास कैपिटल एम है, और एक छोटू सा ऑब्जेक्ट है इसके सामने, इसका मास स्मॉल एम है। अब ये गति कर रहा है किसी चाल से और ये भी उसी स्पीड से गति कर रहा है, तो इसको रोकना आसान होगा इसके संबंध में, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जड़त्व कम है और इसका जड़त्व अधिक है। मतलब जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पे सीधे सीधे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? वस्तु के द्रव्यमान पे। मतलब जितना ज़्यादा वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक वस्तु का जड़त्व भी होगा। जितना कम वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही कम वस्तु का इनर्शिया भी होगा, यानी कि जड़त्व भी होगा। ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है, बिकॉज यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बनता है। ठीक है। भारी वस्तु का जड़त्व किसी हल्की वस्तु से अधिक होता है। इसी पॉइंट पे कई बार प्रश्न पूछा गया है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व सिंपली एक प्रवृत्ति है जिसमें वस्तु अपनी स्टेट में चेंज का अपोज करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जड़त्व के कुछ उदाहरण की। आपने कई बार बस में यात्रा की होगी, और जब आप बस में यात्रा करते हैं, लेट सपोज आप ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ बस का ड्राइवर है और वो एकदम से क्या करता है, ब्रेक का पेडल दबा देता है। तो आप जब ब्रेक लगा, आपकी क्या था, ये बस ऐसे चल रही थी पहले, और ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाया, तो वो जैसे ही ब्रेक लगाता है तो आपकी ये जो बॉडी है वो ऐसे आगे की तरफ झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप बस के साथ गति कर रहे थे तो आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो भी गति कर रही थी। ठीक है, अब आपकी बॉडी गति कर रही थी, जैसे ही बस रुकी तो बस के साथ आपके पैर क्या है, कांटेक्ट में है यहाँ पे। ठीक है, और बस रुक गई तो आपके पैर रुक गए, मतलब ये वाला शरीर का पोर्शन रुक गया। लेकिन ऊपर वाला भाग क्या चाहता है, ये तो इसके साथ टिका हुआ है तो एकदम से रुक गया, लेकिन ऊपर वाला भाग पहले गति में था, बस के साथ गति कर रही थी पूरी बॉडी, तो ऊपर वाला भाग अभी भी आपका गति में रहना चाहता है, मतलब मोशन में रहना चाहता है। मतलब ये अपनी स्टेट में चेंज का अपोज कर रहा है। इसी प्रॉपर्टी को आप इनर्शिया बोलते हो, और इसी इनर्शिया के कारण आप आगे की तरफ झुक जाते हो या गिर जाते हो। कुछ पकड़ा नहीं है, जोर से ब्रेक लगा दिया तो गिर जाते हैं। इंदौर में तो अक्सर ऐसा होता है, आई बस वाले इतनी जोर से ब्रेक लगाते हैं कि आदमी गिर जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, वो लेडीज़ कंपार्टमेंट अलग बनाते हैं और जेंट्स को अलग बिठाते हैं आई बस में। मुझे तो बाद में समझ में आया था कि आई बस में इसलिए लेडीज़ और जेंट्स अलग बिठाते हैं क्योंकि कभी भी ब्रेक लगा देगा ये। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, जोक्स अपार्ट, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यही चीज़ है। और इसी का अगर उल्टा एग्जाम्पल देखें कि ये अगर बस वाला एकदम से क्या करेगा, एक्सीलेटर को दबा देगा, तो और आप यहाँ पे खड़े हैं, अभी आपकी बॉडी बस के कांटेक्ट में है, यहाँ पैर आपके दोनों, ठीक है, और आप ऐसे खड़े हुए हैं, एकदम से इसने एक्सीलेटर दबाया तो ये बस आगे की तरफ चल पड़ी। आप स्थिर अवस्था में थे तो आपके पैर रुका रहना चाहते हैं, लेकिन एकदम से चलने के कारण पैर को चलना पड़ा, लेकिन आपकी ऊपर वाली बॉडी क्या करती है, अभी भी चाहती है कि मैं रुकी रहूँ। तो ये ऐसे पीछे की तरफ आपको एकदम झटका लगता है। तो जब एकदम एक्सीलेटर दबाते तो आप पीछे जाके सीट से चिपक जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें ये ड्राइवर है, इसने ब्रेक लगाया तो सीधे आके ऊपर, इसीलिए सीट बेल्ट पहना जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आपने ग्लास वाला एग्जाम्पल बहुत बार देखा होगा कि ग्लास के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है और कार्ड रखा हुआ है और कार्ड के ऊपर एक सिक्का है। इस कार्ड को अगर मैं झटके से यहाँ से खींच लूँ तो सिक्का पानी के अंदर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? जड़त्व के कारण। क्योंकि सिक्का पहले स्थिर अवस्था में था, और जैसे ही कार्ड को आपने खींचा तो सिक्का तो क्या चाहेगा, स्थिर ही रहूँ मैं, इसलिए वो गिर जाता है और कार्ड बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये जड़त्व के कारण होता है, ऐसा इनर्शिया के कारण होता है। इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा अभी आगे। अभी जड़त्व की कुछ चीज़ें हमने देख ली कि जैसे कि ठहरी हुई मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठा जो यात्री होता है पीछे की तरफ झुक जाता है। चलती हुई कार के अचानक रुकने से आगे की तरफ आदमी झुक जाता है, ये जड़त्व के कारण होता है। कंबल को हाथ से पकड़कर अगर डंडे से पीटे तो उसमें धूल के कण निकलते हैं, या झटकते हम कंबल को ऐसे पकड़ के, धूल के कण अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंबल जैसे ये है, अब इस कंबल में बेचारे धूल के कण तो आराम से बैठे हुए हैं, आपने एकदम से झटक दिया तो ये तो क्या है, स्थिर अवस्था में थे, स्थिर रहना चाहेंगे। आपका कंबल एकदम से मोशन में आया तो ये बेचारे वहीं के वहीं बैठे रह जाते हैं और गिर जाते हैं नीचे। ठीक है, तो ये जड़त्व के कारण होता है। अगला देखते हैं, ये क्यों घूम रहा है भाई, चलो ठीक है, घुमाया होगा। जड़त्व के प्रकार की बात करते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ इनर्शिया। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ये
यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा परीक्षा में, आपको ध्यान रखना है। तो जड़त्व के अगर बात करें प्रकारों की, तो जड़त्व 3 तरह का होता है, मतलब इनर्शिया जो होता है वो 3 टाइप का होता है मोस्टली। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हिंदी में इसे कहा जाता है विराम अवस्था का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है, विराम अवस्था का जड़त्व का एग्जाम्पल आपको अगर समझना है तो पीछे देखिए, मैंने आपको बस वाला एग्जाम्पल दिखाया था कि जब बस में आप रुकी रहती है, एकदम से बंदा एक्सीलेटर दबा देता है तो ये पीछे की तरफ झुक जाता है बंदा, तो ये क्या है, विराम अवस्था का जड़त्व है। मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, आपकी बॉडी रेस्ट में रहना चाह रही थी, एकदम से चलाई बस तो पीछे झुक गई, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी का ये वाला एग्जाम्पल अगर बस का देखें हम, कि जब बस चल रही थी और आप उसने ब्रेक लगाया तो आप आगे की तरफ जाके गिर गए, ये वाला और ये वाला एग्जाम्पल, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। मतलब ये गति का जड़त्व है, गति में थी बॉडी और एकदम से रुक गई। ठीक है, एक और होता है दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका भी बहुत शानदार एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। लेट सपोज ये हमारी बस है, ये सामने वाला कांच है, यहाँ एक ड्राइवर भैया बैठे हैं और यहाँ पे सीट है और उस सीट पे आप बैठे हैं। अब ये ड्राइवर भैया ने क्या किया कि ये बस का ऐसा टर्न आया, ठीक है, और इन्होंने बस ऐसे मोड़ ली, इस रोड पे इधर की डायरेक्शन में मोड़ ली। तो अभी क्या आ रही थी, थोड़ी देर पहले ये बस सीधी आ रही थी, थोड़ा सा ये सीधा बना रहा हूँ मैं, तो ये बस सीधी आ रही थी। अब एकदम से जब इन्होंने मोड़ी तो ये क्या हुआ, बस तो इधर की डायरेक्शन में घूम गई ऐसे, लेकिन आपकी जो बॉडी थी वो अभी भी सीधे जाना चाह रही थी। तो क्या होता है, जब बस इधर को घूमती है तो आप जब बैठे हुए रहते हैं उधर खिड़की से जाके चिपक जाते हैं, और कभी कभी नींद में रहते हैं तो खिड़की से आपका सर भी फूट जाता है। तो ऐसा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण होता है, क्योंकि आपकी बॉडी सीधे ही रहना चाहती है। लेट सपोज बस वाले भैया की इच्छा इधर वाले टर्न को लेने की हुई, तो वो इधर ले लेंगे और आपकी जो बॉडी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर की साइड झुक जाएगी। तो इसे कहा जाता है दिशा का जड़त्व, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब हम बात करते हैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की। अब द्वितीय नियम को समझने के लिए आपको संवेग को पढ़ना पड़ेगा, और संवेग का मतलब होता है मोमेंटम। और जो हमने पहला वीडियो बनाया था, आपको सीरीज ही में इस तरह से दे रहा हूँ कि सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। अगर आप कुछ भी छोड़ेंगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि सभी दूर से क्वेश्चन बनता है। और ये जो जिस पैटर्न से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी आपको ये पैटर्न से पढ़ाई नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने खुद तैयार किया है, और एक एक चीज़ को कैसे आपको समझाना है उसको बिल्कुल क्रमागत रूप से मैंने रखा हुआ है। तो आप अगर सारे वीडियो देखें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, फिर आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा, सभी चीज़ आपको पता रहेगा कि ये चीज़ ये होती है। ठीक है, तो मैं संवेग की बात कर लेता हूँ। संवेग जो होता है उसको मोमेंटम बोलते हैं, इसे पी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और पी का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। मतलब कि किसी भी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ये एक सदिश राशि है, और अगर इसकी इकाई की बात करूं तो द्रव्यमान की यूनिट हो जाएगी केजी, और वेलोसिटी यानी कि वेग की यूनिट हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड। मतलब इसकी इकाई केजी मीटर प्रति सेकंड होती है संवेग की। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो यूनिट कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखा दिया। अब संवेग अगर मैंने देखा, तो अब मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम आप समझिए। तो न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम आपसे ये कहता है कि यदि कोई गतिमान वस्तु है, ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में है, लेट सपोज उसकी मास m है और उसकी वेलोसिटी v है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के, उस पर आरोपित बल के यानी कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि इस वस्तु पे आप बाहर से कितना फोर्स लगा रहे हो, किसी भी वस्तु पे आप बाहर से कितना फोर्स लगा रहे हो, वो चीज़ डिपेंड करेगा कि उसके संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उसके संवेग में उतना ही ज़्यादा परिवर्तन होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी में उतना ही ज़्यादा चेंज होगा, है ना, उतनी ही बढ़ेगी। और जितना कम आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही कम उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, मतलब संवेग में परिवर्तन होगा। यही न्यूटन की गति का दूसरा नियम होता है। मतलब किसी भी पिंड के या कोई भी ऑब्जेक्ट के संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, बल के ऊपर डिपेंड करती है सीधे सीधे। समानुपाती का मतलब ये होता है एक चीज़ को बढ़ाओगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ को कम करोगे तो दूसरी भी कम होगी। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F = ma, यानी कि जो बल का सूत्र होता है
F इक्वल टू ma, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम से होता है। आप चाहें तो मैं इसका डेरिवेशन भी करके बता सकता हूँ कि ये आया कैसे, लेकिन वो कभी और बात करेंगे, आपको डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, ठीक है। आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि किस नियम से F इक्वल टू ma आता है, तो आपको ध्यान रखना है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ मैं कहूँ शायद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। और ये तो सबको पता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव और बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब ज़िंदगी में आप कुछ भी करें, कोई भी क्रिया, मैं बताऊँ ना, आपकी जो ज़िंदगी है पूरी न्यूटन की गति के तीसरे नियम पे चलती है। और मैं तो बोलूँ ये तो परमात्मा का भी नियम है कि आप जो करोगे उसी का फल आपको मिलता है ना। मतलब कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। आपने कोई चीज़ कर दी, मतलब उसका परिणाम आपको मिलेगा। अगर आपने पढ़ लिया तो आपको कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगा, चाहे वो कहीं भी हो। अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया की विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। मतलब आप जो भी करेंगे उसका अपोजिट रिएक्शन होगा, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। तो बंदूक से जब गोली हम चलाते हैं, गन से अगर मैंने गोली को चलाया यहाँ से ऐसे डिश के आऊँ, ठीक है, तो गोली जब चलाएंगे तो ये गन जो है वो पीछे की तरफ एक झटका मारती, तो गोली आगे गई और गन पीछे। तो अब बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, गोली आगे गई तो गोली तो जाके मार देती किसी इंसान को, ये गन पीछे झटका मारती है तो गन किसी इंसान को मारती क्यों नहीं। ऐसा होता तो गन से ही मर जाता है इंसान, गोली चलाने वाला। तो अल्टीमेटली गन का जो द्रव्यमान होता है गोली के द्रव्यमान में से बहुत ज़्यादा अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गन से इंसान मरता नहीं, लेकिन झटका ज़रूर लगता है। फिर देखें, नाव के किनारे से कूदने पर नाव जो है पीछे की तरफ हट जाती है। इनके फ़ोटोज़ में आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ये स्विमर है, तो ये भी गति का तीसरा नियम ही है कि ये पीछे की तरफ अगर इसको शूट करे, ये ऐसे करके इसको अगर वो धक्का लेती है तो ये आगे की तरफ तैरती है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है कि इसने इधर पीछे फोर्स लगाया तो इसकी बॉडी आगे की तरफ मोशन कर रही है, ठीक है। फिर नाव से अगर ये बंदा उतर रहा है तो ये आगे की तरफ उतरेगा, तो ये नाव पीछे की डायरेक्शन में गई, मतलब ये आगे गया और नाव पीछे, मतलब कि इसने एक बल लगाया और ये पीछे की तरफ। तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। मतलब आप इधर बल लगा रहे हो तो एक अपोजिट डायरेक्शन में इधर की साइड भी लग रहा है। रॉकेट के उड़ने में तो आप देख रहे हैं रॉकेट प्रपल्शन, यहाँ पे रॉकेट से नीचे की तरफ गैस निकलती है और इस गैस के कारण रॉकेट ऊपर की तरफ एक बल महसूस करता है। तो जितने वेग से गैस निकलती है उतनी स्पीड से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसे हम थ्रस्ट भी कहते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारे जो एग्जाम्पल है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के एग्जाम्पल है। कई बार ये एग्जाम्पल पूछे गए हैं परीक्षा में एज इट इज़, और आपसे बोला है कि बताइए कौन से नियम पे आधारित है, तो आपको बताना पड़ेगा कि तृतीय नियम पे आधारित है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा दोस्तों आज का जो वीडियो है वो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अच्छा लगा है तो आप लाइक भी कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे ही इम्पैक्टिव वीडियोस को देखकर आप अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास ही में बेल आइकॉन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इन सभी चीज़ों की PDF जो है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स में करवाता हूँ और बाकी जो चीज़ें चैनल पर चलती हैं, उनकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके तिलक अकेडमी सर्च करना है, आपको हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में बिल्कुल सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर हम नई नई पोस्ट डालते हैं जो कि GK से रिलेटेड होती है विथ 3D पिक्चर्स, तो वो आप देखकर अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।